Hello viewers, welcome to my YouTube channel DigiTeacher of English. A few days back, JCERT has published model question paper for class 9 in all subjects. In this video, we're going to solve class 9's sample question paper in English. तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ आंसर पैसेज जो पहले रीड कर लेते हैं. The Ganga River is a sacred body of water to Hindus. It is the largest river in India with a profound religious significance. The river is also known as Jahnavi, Gange, Sapteswari, Bhagirathi, Alakananda, and Visnupati. The river Ganga is worshipped as Mother Ganga. At Allahabad, the Yamuna and Saraswati joins it, and the meeting place is known as Triveni or Sangam. After flowing through Bihar and Bengal, it flows into the Bay of Bengal. As the river provides water to 40% of India's population, the Ganga is considered a lifeline of India. It is also a source of irrigations for a wide variety of crops. The Ganges basin has fertile soil that largely influences the agricultural economies of India and its neighboring country Bangladesh. रिवा गंगा ऑल्सो सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज. तो यहाँ आइए इससे संबंधित क्वेश्चंस भी एक बार पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द पैसेज इज अबाउट वाटर बॉडीज. बी, गंगा रिवर. सी, द हिमालयस. एंड डी, नन ऑफ दिस. जैसे ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि इंडियन सिविलाइजेशन में, इंडियन रिलीजन, इंडियन कल्चर में गंगा नदी कितना इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में जो है बात किया गया है. तो ऑब्वियसली इसका क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी, गंगा रिवर, सही होगा. क्वेश्चन 2 में आते हैं. The river Ganga is also known as Bhagirathi, Alakananda, Jahnavi, all of the above. तो यहाँ की एक लाइन है, this river is also known as Jahnavi, Gange, Sapteswari, Bhagirathi, Alakananda and Visnupati. तो यहाँ तो जो है तीन ही ऑप्शंस दिया गया है, भागीरथी, अलकनंदा, जाह्नवी. तो यहाँ जो है ऑल ऑफ दिस जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे नामों से जो है गंगा नदी को जाना जाता है पूरे भारत में. क्वेश्चन नंबर 3, The river Ganga is worshipped as Mother India, Mother Ganga, Mother सरस्वती, Mother लक्ष्मी. तो गंगा नदी को जो है गंगा माता नाम से पूजा किया जाता है, मदर. क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंचते हैं. हाउ इज रिवर गंगा यूजफुल फॉर द इंडियंस. गंगा रिवर जो है पानी का एक बहुत अच्छा खासा सोर्स भी है. इट इज़ अ सोर्स ऑफ इरीगेशन. इससे सिंचाई का भी काम होता है. एंड इट सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज. इसे मछली पालन भी इससे होता है. तो इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 5 में पहुंचते हैं. द फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगेज बेसिन सपोर्ट्स द एग्रीकल्चर इकोनॉमीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड इंग्लैंड, नन ऑफ द अबव. तो इंडिया एंड बांग्लादेश, ये गंगा नदी जो है भारत में और बांग्लादेश में भी बहती है. क्वेश्चन नंबर 6, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड होली इज प्रोफाउंड, फर्टाइल, सपोर्ट्स, सैक्रेड. तो एक बात याद रखिएगा, आंसर पैसेज से जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें से कम एक या दो क्वेश्चन जो है वोकेबुलरी से होगा. तो इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है. सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिमिलर इन मीनिंग. कौन सा वर्ड का सिनोनिम चाहिए? होली वर्ड का. होली मतलब पवित्र. तो इसके लिए जो है सैक्रेड जो है सही विकल्प हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7, द गंगा रिवर इज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन. द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस इज. तो ये एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया प्रीपोजिशन को आपको ढूंढ के निकालना होगा. सेंटेंस क्या है? द गंगा रिवर इज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन. गंगा रिवर ये तो नाउन में आ जाएगा, इज वर्ब में हो जाएगा, सोर्स नाउन में हो जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा आपका नाउन में, और ए हो जाएगा आर्टिकल. तो बचा हमारा ऑफ. तो ये जो है ऑफ हो जाएगा आपका सही विकल्प, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है. तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंचते हैं. द एंटोनिम, पहले हम लोग पढ़े थे सिनोनिम. सिनोनिम मतलब होता है सिमिलर इन मीनिंग, एंटोनिम मतलब होता है ऑपोजिट इन मीनिंग. तो द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सबसे बड़ा. तो लार्जेस्ट हो गया आपका सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. चलिए राइटिंग स्किल का सेक्शन में पहुंचते हैं. राइटिंग स्किल के नाम पर जो है आपको एक लेटर दिया जाएगा, लेटर राइटिंग दिया जाएगा. अच्छा, इसमें देखिएगा लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है, इसको ध्यान से देखेंगे कि ऑफिशियल और पर्सनल दोनों लेटर्स का जो है फॉर्मेट आप आराम अच्छे से देख के आएंगे. क्योंकि फॉर्मेट से यहाँ देखिए, अगर 5 क्वेश्चन दिया जाता है, अगर 5 क्वेश्चन दिया जाता है, 5 में से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है उससे, और 3 क्वेश्चन तो लैंग्वेज से संबंधित, मतलब ग्रामर से संबंधित आपको पूछे जाएंगे. तो चलिए देखते हैं. यहाँ देखिए, जेसी रोड, लालपुर चौक, रांची, नवंबर 18 नवंबर 2022. Dash father, I am glad to receive your letter. Our school is dash a historical tour during the winter vacation. We will go to Agra. We will see the Taj and other historical buildings. I need your dash for the same. Please dash me rupees 1500 to make the dash arrangements for it. Waiting for your reply. Your dash son Atul.
तो ये लेटर पढ़ने के बाद हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें ये जो है एक पर्सनल लेटर है। तो पर्सनल लेटर का फॉर्मेट क्या है, खास करके जो सैल्यूटेशन है और सब्सक्रिप्शन है, ये दोनों जगह अच्छे से आप देख लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित 2 क्वेश्चंस जरूर दिया जाएगा। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नवंबर के नीचे क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, डैश फादर, तो पिताजी को लेटर लिखा जा रहा है। तो इसमें चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। लविंग फादर, डियर फादर, हेलो फादर, हाय फादर। तो जैसे कि आप जानते हैं, स्टार्टिंग में डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर मदर ऐसे करके सैल्यूटेशन किया जाता है पर्सनल लेटर में। तो क्वेश्चन 9 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, डियर, डियर फादर। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, आवर स्कूल इज डैश अ हिस्टोरिकल टू। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 में ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज्ड, नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए, आवर स्कूल इज, हाँ इज बी वर्ब दिया हुआ है, वहां तो V4 लगाया जा सकता है या तो फिर V3 लगाया जा सकता है। ठीक है, V3 वहीं लगेगा जहां यहाँ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पैसिव वॉइस का इस्तेमाल है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। आवर स्कूल इज डैश अ हिस्टोरिकल टू, आवर स्कूल इज डैश, यहाँ कोई बाय का इस्तेमाल नहीं है, तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई पैसिव वॉइस यहाँ नहीं है। तो यहाँ V4 का इस्तेमाल हुआ। V4 का मतलब क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो आईएनजी वाला वर्ड कौन सा है, आवर स्कूल इज डैश अ हिस्टोरिकल टूर, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा आपका सही विकल्प। ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन वी विल गो टू आगरा, वी विल सी द ताज एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, आई नीड योर डैश फॉर द सेम। क्वेश्चन नंबर 11, एग्रीमेंट, परमिशन, केयर, नन ऑफ द अबव। सबसे पहले टूर में आप जा रहे हैं, सबसे पहले पिताजी का परमिशन चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी, तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। प्लीज डैश मी ₹1500 टू मेक द डैश अरेंजमेंट्स फॉर इट। प्लीज डैश मी, प्लीज ऑप्शन है सेंट है, सेंड, सेंडिंग, इज सेंडिंग। तो जहां प्लीज का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब यहाँ इंपेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में V1 का सबसे पहले इस्तेमाल होता है। तो क्या है, सेंट हो गया V2, सेंड हो गया आपका V1, यानी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंडिंग और इज सेंडिंग नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, आई नीड योर डैश परमिशन फॉर द सेम, प्लीज डैश मी, प्लीज सेंड मी, मुझे भेजिए, भेजने, प्लीज सेंड मी ₹1500 टू मेक द डैश अरेंजमेंट्स फॉर इट। अरेंजमेंट हो गया नाउन, उससे पहले देखते हैं कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। अननेसेसरी, रिक्वायर, रिक्वायरमेंट, नेसेसरी। देखिए यहाँ वो नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। अननेसेसरी एक एडजेक्टिव है और नेसेसरी एक एडजेक्टिव है। रिक्वायर हो गया आपका वर्ब और रिक्वायरमेंट हो गया आपका नाउन। तो ये रिक्वायर या रिक्वायरमेंट दोनों का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अननेसेसरी, आप कहीं जगह जा रहे हैं, उसके लिए जितना नेसेसरी थिंग्स है उसको ही लेना होगा। नेसेसरी मतलब जो जरूरी है, उसी चीज़ को जो है आपको लेना होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर इट, नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर इट, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। और अब पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है, आप जो क्वेश्चन नंबर 14 जो है सब्सक्रिप्शन के पर आधारित है। तो योर डैश सन, योर लविंग सन होता है। ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में लविंगली, लविंग, लव्ड, लव, तो योर लविंग सन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। अब जो है हम लोग पहुंच गए हैं ग्रामर के सेक्शन में। सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन है ग्रामर सेक्शन। चलिए पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। कौन सा ऑप्शन होगा देखते हैं, रीडिंग, रीड, रीडिंग, रीड, रीड्स, नन ऑफ दिस। तो यहाँ कौन सा वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, रीडिंग होगा कि कौन सा वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल होगा, रीडिंग, रीड, रीड्स। देखते हैं। देखिए, आई डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग आप जब बोल रहे हैं तो ये जो है एक प्रेजेंट में कोई एक हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ V1 का इस्तेमाल होगा। तो V1 यहाँ कौन सा है, रीडिंग तो V4 है, रीड तो आपका V1 है, रीड ही जो है आपका V1 है, और रीड्स जो है ये V5 है। ये भी प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता तो यहाँ रीड्स का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कोई अगर नाम होता या तो फिर कोई ही, शी ऐसे कुछ होता तो उसमें क्या होता, तो रीड्स किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प हो जाएगा आपका रीड। तो आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 16 में पहुंचते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ, एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस देखना होगा। द पुलिस कॉट द थिफ, द पुलिस कॉट द थिफ, द thief is caught, the thief was caught, the thief is being caught by the police, and the thief was being caught by the police. सबसे पहले आपको बता दें
कि द पुलिस कॉट द थीफ, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। और यहाँ देखिए द थीफ वॉज बीइंग कॉट, ये नहीं होगा क्योंकि ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ऑप्शन नंबर सी में द थीफ इज बीइंग कॉट बाय द पुलिस, ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और उसके बाद द थीफ इज कॉट, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, द थीफ वॉज कॉट। द पुलिस कॉट ये V2 में है, V2 है, इसका मतलब है ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो द थीफ वॉज कॉट, इसका मतलब है कि ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है। तो इसका पैसिव वॉइस जो है ये हो जाएगा द थीफ वॉज कॉट। अच्छा, ये जाहिर सी बात है कि आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस क्यों नहीं हुआ। देखिए बाय द पुलिस इसीलिए नहीं हुआ, ये बाय द पुलिस जो यहाँ अंडरस्टूड है, तो इसीलिए एक चोर पकड़ा गया तो चोर को पुलिस से पकड़ेंगे, तो ये अंडरस्टूड फैक्ट है, तो इसीलिए क्या है, इस बाय द पुलिस का लिखने का जरूरत नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पहुंचते हैं। डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने का जरूरत आपको नहीं है। तो एन होगा आपका सही विकल्प, क्योंकि देखिए एप्पल जो है शुरू हो जाए वो वावल से शुरू हो रहा है, तो यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ एन होगा, एन एप्पल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंचते हैं। एवरी वन एट द फेयर डैश लुकिंग फॉर द मिसिंग बॉय, यहाँ देखिए एवरी वन ऑप्शन क्या क्या है, वेयर है, वॉज है, हैज़ है, हैव है। तो लुकिंग यहाँ V4 का इस्तेमाल है हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ बी वर्ब होगा। तो बी वर्ब में क्या क्या है, वाज है, वेयर है, हैज हैव तो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो वाज करें कि वेयर करें, ये देखिए एवरी वन, हर एक व्यक्ति, तो ये क्या होगा, एवरी वन के बाद जो है वाज होता है। ये जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड बोल के एक चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इट इज अ वेरी डेंजरस टू एंटर द एनिमीज कैंप, तो ऑप्शन है एट, इन, इनटू, ऑन। ये देखिए साफ साफ आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन जो है गलत है। अच्छा, क्यों गलत है ये आपको भी बता देते हैं कि यहाँ देखिए इसके हिसाब से इनटू लग रहा है कि हाँ इनटू होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये भी आपको बता दे रहे हैं। इट इज़ वेरी डेंजरस, ये बहुत डेंजरस है टू एंटर द एनिमीज कैंप। एनिमीज कैंप में अगर दुश्मनों को जो कैंप है उसमें घुस जाना, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए एंटर मतलब यहाँ साफ साफ समझा जा रहा है कि प्रवेश करना, तो एंटर के बाद किसी भी एंगल से इनटू नहीं लगता है। एंटर इनटू ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो जिसका मतलब दूसरा हो जाता है। ये कोई लीगल टर्म है जिसमें कोई एग्रीमेंट या तो फिर कोई ट्रीटी उसमें जुड़ना होता है, उसमें होता है एंटर इनटू। तो ये क्वेश्चन ही जो है गलत दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में भी थोड़ा सा ऑब्सक्यूरिटी यहाँ है, जैसे कि द मैन ड्रॉप्ड मी डैश माई पोजिशंस। इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब है ड्रॉप ऑफ, DROPOFF, ड्रॉप ऑफ। तो हो सकता है यहाँ किसी तरह प्रिंटिंग मिस्टेक हो और क्वेश्चन का सिलेक्शन में भी कोई गलत हो। तो ड्रॉप ऑफ मतलब क्या होता है, सेंड और डिलीवर। जैसे कि यहाँ उस तरह आप सोचेंगे द मैन ड्रॉप मी ऑफ माई पोजिशंस, मेरा जो बिलोंगिंग्स था वो मुझे सेंड या डिलीवर कर दिया गया, भेज दिया गया, वो ठीक है। अगर आप यहाँ ड्रॉप की जगह में अगर डिप्राइव्ड होता, वंचित करना, तो उसके लिए जो है डिप्राइव के बाद भी ऑफ होता है, तो उसके लिए जो है इस जगह में ऑफ एकदम सही विकल्प अट जाता है। तो द मैन डिप्राइव्ड ऑफ माई पोजेशंस, जैसे मेरा जो बिलोंगिंग्स है उससे मुझे वंचित किया था उस आदमी ने। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 21, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक इज, एक सेंटेंस दिया गया है, हु रोट दिस बुक, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या है, चलिए देखते हैं। हु इज द बाय हु इज द बुक रिटन। देखिए हु देके कोई क्वेश्चन होता है उसका अगर पैसिव वॉइस करना होता है तो वह बाय हुम होता है, तो यहाँ देख के ही बता सकते हैं ऑप्शन ए जो है नहीं होगा। बाय हुम ये तो ठीक है, सी में भी बाय हुम ये भी ठीक है। हु रोट द बुक, यहाँ देखिए रोट मतलब ये V2 में है, V2 में है, ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है, तो पैसिव वॉइस भी इसका सिंपल पास्ट में ही होना चाहिए। तो बाय हुम इज दिस बुक रिटन, इज मतलब ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी भी जो है नहीं होगा, क्योंकि ये जो है इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। उसके बाद आते हैं बाय हुम, ऑप्शन सी में बाय हुम वेयर दिस बुक रिटन, वेयर दिस बुक रिटन, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ये भले ही जो है सिंपल पास्ट टेंस में है, लेकिन यहाँ एक किताब के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ वाज होना चाहिए था, क्योंकि लेकिन यहाँ वेयर है, तो इसीलिए ऑप्शन ए बी सी तीनों में से कोई भी ऑप्शन सूटेबल नहीं होगा। चलिए ऑप्शन डी में पहुंचते हैं। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, तो ये हु रोट दिस बुक
का जो पैसिव वॉइस बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पहुंचते हैं। बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, तो ऑप्शंस क्या क्या है? क्राइंग, क्राई, क्राइज, क्राइड। देखिए इसी तरह कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन में आप अगर आपको 100% श्योर होना है तो उसके लिए 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन गलत है ये पहले देख लेना है। जैसे कि बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री, बेबीज क्राइड, देखिए ऑप्शन डी नहीं होगा। पूछिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखिए आर हंग्री है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो ये इसीलिए जो है क्राइड नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। क्राइज, ऑप्शन सी ये भी नहीं होगा। पूछिए क्यों? ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ देखिए बेबीज क्राइज, अगर यहाँ बेबी होता, सिंगल बेबी के बारे में अगर बात किया जाता तो यहाँ क्राइज हो सकता था। यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो यहाँ क्राइज नहीं होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्राइंग भी नहीं होगा क्योंकि क्राइंग होने के लिए कम से कम ये V4 है, और V4 से पहले अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस दिखाना चाहते थे तो इसमें कम से कम बी वर्ब का इस्तेमाल होना जरूरी था। तो यहाँ बी वर्ब कोई नहीं है तो इसीलिए ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। बेबीज क्राई, बच्चे लोग रोते हैं, व्हेन दे आर हंग्री, जब वो लोग भूखे होते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट में। यहाँ देखिए, यहाँ एक पोएम से या प्रोज से 2-4 लाइन उठा के आपके सामने पटक दिया जाता है और उसी से 3 सवाल आपको पूछा जाता है। चलिए पहले पोएम के बाद देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her a store of cakes to give him a single one. तो क्वेश्चन नंबर 23 में पहुंचते हैं। The given lines are from the poem The Rain on the Roof, A Legend of the Northland, The Lake Isle of Innisfree, द रोड नॉट टेकन। तो ये जो है ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि ये पोएम जो है, ये लाइंस जो है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में पहुंचते हैं। दीज लाइंस आर कंपोज्ड बाय फोर्बेकैरी, ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही विकल्प होगा। बस आपके सिलेबस में जो 10-20 जो पोएम्स है, स्टोरीज है, उसी को मतलब उसका जो राइटर है और उसका पोएट है, उसका टाइटल जो है सब एकदम अच्छे से याद करके जाइए, उसी से कम आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 25, टू हुम डज हा रेफर टू इन द थर्ड लाइन। इस पोएम में हार बोल के जो है किसको समझाया जा रहा है, किसको रेफर किया जा रहा है? सेंट पीटर नो, द पोएट नो, एंड ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी है उसी को जो है एड्रेस किया जा रहा है हर से। ठीक है, अब आइए डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लिटरेचर से, क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होता है। द मैकेनिकल टीचर गेव मर्जी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस। ज्योग्राफी आपका हो जाएगा सही विकल्प। ये जो है द फन दे हैड, उस कहानी से इस क्वेश्चन को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। ये जो है द साउंड ऑफ म्यूजिक स्टोरी से लिया गया है, पार्ट 1 से लिया गया। ये इवलिन ग्लीनी हो जाएगा इसके लिए सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 28, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच द एम्परर औरंगजेब बैंड वाज पुंगी। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ऑप्शन ए पुंगी हो जाएगा आपका सही विकल्प। ये देखिए द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2 का फर्स्ट लाइन जो है इसी से शुरू होता है। अगर आप कहानी को पढ़े होंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ विच थिंग अ सडन डिमांड इराप्टेड इन द मार्केट। ये क्वेश्चन जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया माई चाइल्डहुड जो ऑटोबायोग्राफी है उसी से लिया गया है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ विच थिंग अ सडन डिमांड इराप्टेड इन द मार्केट, इराप्टेड इन द मार्केट, पॉपी सीड्स, टैमरिन सीड्स। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा टैमरिन सीड्स, इमली का जो बीचा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द न्यू टीचर could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. Here the phrase could not stomach, ये भी जो है क्वेश्चन माई चाइल्डहुड से लिया गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। यहाँ जो है could not stomach का मतलब क्या होता है? could not stomach देखिए ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। could not stomach का मतलब क्या? देखिए स्टोमक मतलब होता है हजम करना। ठीक है, इसको वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल किया गया और ऐसे हजम करना मतलब सहना, जैसे पचता नहीं, आपका बात मुझे पचता नहीं, तो ये जो है सहना होता है, हजम करना। तो कुड नॉट टॉलरेट, सह नहीं पाना। ठीक है, डिप्रेस भी नहीं होगा, सैड भी नहीं होगा, नन ऑफ द ये भी नहीं होगा, तो ये जो है कुड नॉट टॉलरेट जो है ये सही विकल्प हो जाएगा। अच्छा देखिए इस संदर्भ में आपको और एक इंपॉर्टेंट थिंग बताना है। जैसे देखिए इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि कभी कभी नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है और कभी कभी जो है वर्ब या एडजेक्टिव फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल आपके सामने है, स्टोमक जो है ये एक नाउन है लेकिन कभी कभी ये जो है वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है।
क्वेश्चन नंबर 31 में पहुंचिए। द रोड नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय, आपके सिलेबस में एक पोएम है द रोड नॉट टेकन। ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है? ये ऑब्वियसली रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। बहुत ही सुंदर पोएम है, अगर नहीं पढ़ें तो जरूर पढ़ लीजिए। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज संतोष यादव। देखिए इनका नाम, एक लड़की का नाम है, एक वुमन का नाम संतोष यादव है। क्यों है इसके बारे में एक कहानी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये भी एक बार देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 33 में पहुंचेंगे। रसूल बख्श खान वॉज बिस्मिल्ला खान्स ग्रैंडफादर। ऑप्शन बी जो है सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 34, द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। द लॉस्ट चाइल्ड से द चाइल्ड वेंट टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स, ये हो जाएगा आपका सही विकल्प। ये द लॉस्ट चाइल्ड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रॉम हुम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो। ये हो जाएगा आपका टोंगा ड्राइवर से। टोंगा ड्राइवर से जो है टोटो खरीदा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, हु कुड वीव एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। कौन जो है बैठे बैठे स्टोरी और एनेक्डोट, मतलब कौन जो है बैठे बैठे कहानियां बना सकता था? वो जो है ईश्वरन। ऑप्शन सी हो जाएगा सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 37, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स वेर इडियट। किंगडम ऑफ फूल्स, फूल्स मतलब होता है स्टूपिड, बुद्धू, तो इडियट्स मतलब भी स्टूपिड, बुद्धू। तो जहां राजा और मिनिस्टर्स, मंत्री, सभी लोग जो है इडियट्स थे। क्वेश्चन नंबर 38 में पहुंचिए। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ गोल्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 39 में पहुंचिए। व्हाट वाज बर्मन्स ड्रीम। बर्मन एक लगभग 60 साल उम्र का एक बूढ़ा आर्टिस्ट हुआ मतलब एक बूढ़े बुजुर्ग आर्टिस्ट हुआ करते थे। उनका ड्रीम क्या था? उनका ड्रीम था जिंदगी में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखा एक मास्टरपीस बनाना है, एक पेंटिंग बनाना है। टू पेंट अ मास्टरपीस, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 40, द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड प्रशांत कॉन्स्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड। प्रशांत जो है अपना रास्ता खोजने के लिए कौन सी का इस्तेमाल करता था? तो ये स्टिक का इस्तेमाल करता था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो का अंत तक देखने के लिए, और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे